हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू इवेल्युएट, हाउ टू एनालाइज बैंकिंग स्टॉक्स। जैसे हमने यस्टरडे की वीडियो में बताया था कि किस तरीके से स्टॉक ब्रोकिंग फर्म्स को यहाँ पर एनालाइज किया जाए, जिसमें बिजनेस को हम इंटरनली यानी कि इंडिविजुअल लेवल पर विद इन कंट्री इसको कैसे सारी चीज़ों को यहाँ पर समझें और किस तरीके से वर्ल्ड ओवर इसको हम कंपैरिजन में लेकर आएँ कि कितना वर्ल्ड ओवर इसका कंजम्पशन है, कितना इसका फ्यूचर है और इंडिया में अभी कितना डेंसिटी है और किस तरीके से हम चीज़ों को करेंगे। तो सेम ही यहाँ पर हम आज किस तरीके से बैंकिंग स्टॉक्स को एनालाइज़ करें और किस तरीके से इस एनालिसिस का फ़ायदा उठाएँ अच्छे उन बैंकिंग स्टॉक्स को यहाँ पर चूज़ करने में जिसमें अच्छी अपॉर्च्युनिटी आए। तो जब हम एक बार किसी इंडस्ट्री को एनालाइज़ करने की कोशिश करते हैं और उसको सही से समझ जाएँ कि व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बाय स्टॉक इन एनी इंडस्ट्री, अगर हमें इस बात का अच्छे से पता चल जाए यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग के बेस पर, बिज़नेस की समझ के बेस पर, एनालिसिस के बेस पर, तो हमारा काम आसान हो जाता है। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है आपके साथ में शेयर करता हूँ कि बैंकिंग स्टॉक्स को खरीदने का सबसे सही टाइम कौन-सा होता है और बैंकिंग स्टॉक्स में भी कौन से बैंकिंग स्टॉक्स का, ऐसा नहीं कि पूरी ही इंडस्ट्री को खरीदने का कब अच्छा टाइम है, वो तो ऑटोमैटिकली भी हमें पता चल सकता है और वो भी हम बात करेंगे। लेकिन इंडिविजुअली किस स्टॉक को कैसे यहाँ पर पिक किया जाए, तो पूरी एनालिसिस करेंगे यहाँ पर, पूरी एनालिसिस समझेंगे। ये हमारी जो 100 वीडियोज़ की सीरीज़ है उसी का पार्ट है। सो अब हम एक्चुअल में बिज़नेसेस को कैसे समझें, अलग-अलग बिज़नेसेस को, उनको लेकर वीडियो बना रहे हैं। कल जो वीडियो बनी थी वो स्टॉक ब्रोकिंग फर्म्स को एनालिसिस करने की थी और आज जो ये वीडियो है कि बैंकिंग स्टॉक्स को कैसे एनालाइज़ किया जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब स्टॉक्स बेकार चल रहे होते हैं उनकी परफॉर्मेंस पुअर होती है स्टॉक वाइज भी, यानी कि प्राइस वाइज भी और फंडामेंटल वाइज भी, यानी कि जो नेट प्रॉफिटेबिलिटी है उसके बेस पर भी उस टाइम पर हम नहीं लेते, क्योंकि यहाँ पर नेट प्रॉफिट डाउन जा रहा होता है और जब तक नेट प्रॉफिट ठीक होता है उससे पहले ही स्टॉक प्राइसेस ऊपर जा चुके होते हैं। तो इस चीज़ को समझने की जरूरत है। नाउ वी आर स्टार्टिंग नाउ। तो बैंकिंग को लेकर सबसे पहले हमें ये समझना है कि बैंकिंग कंपनीज का जो बिजनेस है वो क्या है। बैंकिंग के बेसिकली दो बिजनेसेस हैं। एक है सस्ते प्राइस पर उधार लेना और उसको थोड़ा सा अपना मार्कअप लगाकर, यानी कि थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर उसको वापस से उधार देना। तो सस्ते रेट पर उधार कैसे लिया जाता है, यहाँ पर सेविंग अकाउंट के रूप में या फिक्स डिपॉजिट के रूप में या बॉन्ड्स के रूप में पैसा उधार लिया जाता है। तो सेविंग अकाउंट के रूप में सपोज 4% वो लोग पे करते हैं, फिक्स डिपॉजिट में फॉर एग्जांपल 6% पे करते हैं और वापस से हमें ही लोन के रूप में ज़्यादा परसेंटेज पर वो उधार देते हैं। जैसे हाउसिंग लोन पर फॉर एग्जांपल 8% और कार लोन पर 9-10%। एंड उससे अलग डिपेंड करता है कि कौन-कौन से लोन्स हैं। बाकी परसेंटेज ज़्यादा ही होती है। यहाँ पर सबसे सस्ता जो लोन दिया जाता है वो हाउसिंग फाइनेंस के लिए दिया जाता है परसेंटेज के हिसाब से। तो बेसिकली 2% के आसपास का उन्होंने मार्जिन रखा और 2% का मार्जिन रखने पर जो बैलेंस है उसमें से कुछ खर्चे चले गए और कुछ अपने को बच गया। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि उससे पूरे खर्चे भी नहीं चल पाते और जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो नेगेटिव होती है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ यही इनका बिजनेस नहीं है। इसके साथ में जो मेन बिजनेस आता है वो इनके सर्विस चार्जेस का आता है। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने कोई लोन पास किया, लोन पास करने में इन्होंने प्रोसेसिंग फीस चार्ज की। फॉर एग्जांपल 2% प्रोसेसिंग फीस है या 1% प्रोसेसिंग फीस है। जो ये प्रोसेसिंग फीस है ये एक्चुअल में इनकी इनकम का पार्ट है। इन्होंने सपोज मिनिमम बैलेंस रखा हुआ है कि आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना है अपने अकाउंट में और आप मिनिमम बैलेंस यहाँ पर मेंटेन नहीं कर पाते हो तो इसका एक चार्ज है और वो चार्ज आपको पे करना पड़ता है। जबकि मिनिमम बैलेंस आपने मेंटेन नहीं किया तो इसके बदले कोई बैंक का कोई खर्चा नहीं है। बैंक के जो नॉर्मल खर्चे हैं वो तो नॉर्मल खर्चे हैं ही, लेकिन यहाँ पर एक आपसे चार्ज कर लिया जाता है। फॉर एग्जांपल आप डीडी बनाने के लिए गए, डीडी बनवाना है तो उसके लिए एक चार्ज ले लिया गया, जबकि खर्चे यहाँ पर फिक्स हैं। यहाँ पर चेकबुक आपने इश्यू कराई तो लिमिट है उसकी भी, उससे ऊपर आप चार्ज करोगे तो यहाँ पर चार्जेस हैं। जैसे करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट में आपका जितना भी पैसा रखा हुआ है उसके ऊपर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर कम हो गया तो आपसे इंटरेस्ट ले लिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अलग सर्विसेज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पैसा बाहर भेजा किसी भी पर्पज़ से, बच्चों की एजुकेशन के लिए, किसी चीज़ के लिए, तो जो यहाँ पर करेंसी एक्सचेंज रेट है, उसमें उनका एक मार्जिन है, उसमें उनकी एक फ़ीस है। इस तरह के 50,000 चार्जेज़ हैं उनके, जिसकी वज़ह से वो यहाँ पर अच्छा खासा बिज़नेस रन करते हैं। अब यहाँ पर जो इनको रिस्क है, रिस्क कभी भी उस चीज़ में नहीं है जो इनके सर्विस चार्जेज़ हैं। सर्विस चार्जेज़ में इनको एनपीए वगैरह, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट मीन्स इन्होंने किसी को लोन दिया और लोन वापस नहीं आया किसी भी रीज़न से, तो सर्विसेज़ के केस में वो रिस्क नहीं होता। यहाँ पर लोन के केस में वो रिस्क होता है और वो रिस्क
इस तरह से है कि इन्होंने किसी को लोन दिया और जिसको लोन दिया अब वो लोन देने की सिचुएशन में नहीं है। तो पहले यहाँ पर 2 तरह के रिस्क होते थे। एक के जिस इंसान को लोन दिया वो इंसान ही गायब हो गया क्योंकि उसने पैन कार्ड के बेस पर लोन लिया था। पैन कार्ड उन्होंने चेंज कर लिया, अपने नाम के आगे कुमार के बदले सिंह लगा लिया या फिर सिंघल लगा लिया या फिर सिंघल के बदले अग्रवाल लगा लिया और चेंज हो गया। क्योंकि पैन कार्ड एक-एक बंदे के 2-2 3-3 भी पाए जाते थे। अभी वो सिचुएशन नहीं है क्योंकि आधार आने के बाद में किसी भी इंसान का एक ही आधार हो सकता है। कुछ लोग कह सकते हैं कि कुछ लोगों के 2-3 आधार भी हैं, आई डोंट नो वो कैसे, लेकिन सिस्टमैटिकली यहाँ पर किसी भी इंसान का सिर्फ़ एक ही आधार कार्ड हो सकता है और पैन कार्ड के साथ ये आधार कार्ड लिंक है। तो पहले जो ये पॉइंट होता था कि इंसान ही गायब हो गया, अब उसको ढूँढो कहाँ से ढूँढोगे जिससे पैसे लेने थे, तो वो रिस्क यहाँ पर एलिमिनेट हो चुका है। एनीबॉडी कैन बी ट्रेस्ड एनी टाइम और ये रिस्क यहाँ पर नहीं है। लेकिन अभी दूसरा रिस्क क्या है कि सामने वाले ने अपने हाथ ही खड़े कर दिए कि भैया मेरे पास है ही नहीं पैसे देने के लिए, मैं कहाँ से दूँ? तो वो एक रिस्क अभी भी मेंटेन्ड है एंड ऑल ओवर वर्ल्ड एक्चुअल में यही एक रिस्क है जो बैंकिंग इंडस्ट्री के सामने है। चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो कॉर्पोरेट हो और चाहे वो कोई और यहाँ पर संस्था हो, इंस्टीट्यूशन हो कि यहाँ पर जो पैसे दिए अब वो वापस से देने में समर्थ नहीं है, कैपेबल नहीं है। अब जब हम ये पैसे वापस से देने में समर्थ नहीं है तो यहाँ पर ये नुकसान होता है, लोन का एक नुकसान होता है, अमाउंट का नुकसान होता है और इस सिचुएशन में बैंक ये नहीं कर सकता कि सपोज हमने फिक्स डिपॉजिट में यहाँ पर 10 लाख रुपए लगाए और रखे, डिपॉजिट किए और 10 लाख रुपए को बैंक ने किसी और को उधार दे दिया। अब जिसको उधार दिया उसने पैसे बैंक को वापस नहीं दिए, तो बैंक ये नहीं कह सकता कि विवेक बाबू आपके पैसे तो गए क्योंकि जिसको हमने आपके पैसे उधार दिए थे उसने देने को मना कर दिया है। वो अभी समर्थ नहीं है, कैपेबल नहीं है पैसों को वापस देने में। ऐसा नहीं कहा जा सकता। अब क्योंकि जब ऐसा नहीं कहा जा सकता तो मेरे पैसे तो मुझे वापस मिलेंगे, लेकिन बैंक अपने प्रॉफिट से उस खर्चे को, उस नुकसान को पूरा करेगा। अब हमें इतना समझने की ज़रूरत है वो जो नुकसान है, जो एनपीए है वो एनपीए है कितना? अब यहाँ पर जो इस तरह के नुकसान हैं, जो पैसा वापस आने को मना हुआ, उसको यहाँ पर 2 तरीके से दिखाया जाता है। एक होता है ग्रॉस एनपीए, एक होता है नेट एनपीए। तो ग्रॉस एनपीए वो अमाउंट है जो इनकी निगाह में, बैंक की निगाह में अब शायद वापस नहीं आएगी। अब जो पैसा वापस नहीं आएगा इसको ग्रॉस एनपीए कहा जाता है। लेकिन इसी टोटल अमाउंट में से सपोज़ इस 100 करोड़ की अमाउंट है। इस 100 करोड़ की अमाउंट में से इनको लगता है कि 60 करोड़ तो बिल्कुल कंफर्म है कि ये पैसा वापस नहीं आएगा। तो 60 करोड़ का ये प्रोविज़न बना लेते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में खर्चे में दिखा देते हैं और बचा हुआ 40 अभी रह जाता है, जो इनको अभी भी उम्मीद है आ सकता है। लेकिन आरबीआई ने गाइडलाइंस दी हुई हैं कि गाइडलाइंस अलग-अलग तरीके से हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर 3 मंथ्स तक किसी भी लोन के ऊपर जो ईएमआईज़ है वो बाउंस हो गई, यानी कि उसने पैसा नहीं किया, पे नहीं किया, तो आप इसको एनपीए दिखाओगे। ये ग्रॉस एनपीए का पार्ट बन जाएगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सभी के लिए प्रोविज़न साथ के साथ बनाए जाएँ। यहाँ पर उसकी भी गाइडलाइंस अलग हैं। तो सपोज़ 100 करोड़ का लोन ऐसा है जो ग्रॉस एनपीए की निगाह में आता है कि शायद अब पैसा नहीं आएगा और उसके बाद में सपोज़ 60 करोड़ का इन्होंने लॉस दिखा दिया ऑलरेडी कि 60 करोड़ रुपीज़ तो हम भी मानते हैं नहीं आएगा। उसका खर्चा दिखा दिया जिसको प्रोविज़न कहते हैं। तो 100 करोड़ जो ग्रॉस एनपीए है उनमें से जो प्रोविज़न बना 60 करोड़ का उसको लेस करके जो 40 करोड़ बचा इसको नेट एनपीए कहते हैं। एक्चुअल में जो अभी भी रिस्क होता है वो किसी भी बैंक का वो ग्रॉस एनपीए नहीं होता। वो ग्रॉस एनपीए में से प्रोविज़न को लेस करने के बाद में जो अमाउंट बचती है वो नेट एनपीए का होता है। यहाँ पर नेट एनपीए को ही रिस्क माना जाता है। तो अगर इसको एक एग्जांपल के वे में समझा जाए, हम यहाँ पर जाते हैं और एचडीएफसी बैंक का अगर हम बात करने लगे, एक बड़ी कंपनी की बात करते हैं, पी&एल स्टेटमेंट में हम पहुँचते हैं और यहाँ पर स्टैंड अलोन में जाते हैं तो यहाँ पर देखते हैं जैसे क्वार्टरली रिजल्ट्स में यहाँ पर शो करते हैं, जो ग्रॉस एनपीए दिखाया गया है दैट इज 1.33% और जो नेट एनपीए है दैट इज 0.39%। तो 1.33% ओवरऑल इनको लगता है कि एनपीए हो सकता है, लेकिन उसमें से 1.33 में से 0.39 को अगर लेस कर दिया जाए तो ऑलमोस्ट 0.94% का ये ऑलरेडी प्रोविजन बना चुके हैं, यानी कि उतना ये ऑलरेडी अपनी बुक्स में लॉस दिखा चुके हैं। अब जो लॉस है वो सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम इतना हो सकता है। ये फिगर्स को अगर एब्सोल्यूट टर्म्स में देखना चाहें तो इसके नीचे जो यहाँ पर पीडीएफ का सिंबल बना हुआ है इसको क्लिक करेंगे और इसको क्लिक करके हम अंदर यहाँ पर पी&एल स्टेटमेंट में जाएंगे तो यहाँ पर वो सारी चीजें नजर आ जाएंगी। एब्सोल्यूट अमाउंट भी यहाँ पर नजर आ जाएगी। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि नेट एनपीए, ग्रॉस एनपीए कितना था, ग्रॉस एनपीए था 1.33%। अगर आप यहाँ पर देखो
ग्रोस एनपीए इज 1.33% और परसेंटेज ऑफ नेट एनपीए 0.39%। तो यहाँ पर इस अमाउंट को दिखा दिया गया है। नेट एनपीए अब यहाँ पर ये एब्सोल्यूट फिगर भी दिखाई हुई है 9,508 करोड़। तो ये यहाँ पर नेट एनपीए की अमाउंट है, इसको हम डिटेल में देख सकते हैं और ये सारे फिगर्स यहाँ पर करोड़ में हैं। तो अगर हम देखें 9,508 करोड़ यानी कि जो मैक्सिमम रिस्क है आज की डेट में एचडीएफसी बैंक के पास कि जितना पैसा वापस नहीं आएगा, जो इन्होंने अभी नुकसान नहीं दिखाया, अगर इसको जीरो एनपीए भी किया जाए, जीरो नेट एनपीए भी किया जाए, यानी कि जितना भी इनको रिस्क लगता है सारा ही हटा दिया जाए और सारे का लॉस बुक कर दिया जाए, तो भी 9,508 करोड़ रुपीस का है। और एक क्वार्टर का इनका नेट प्रॉफिट कितना है? एक क्वार्टर का नेट प्रॉफिट 16,000 करोड़ है और टोटल मैक्सिमम रिस्क कितना है? टोटल मैक्सिमम रिस्क है 9,508 करोड़ रुपीस का। तो देखा जाए तो एक क्वार्टर का भी नहीं है। तो यहाँ पर साफ साफ पता चल जाता है कि मुश्किल से 20 डेज का जो नेट प्रॉफिट है, 20 डेज का नहीं, 2 मंथ्स का जो नेट प्रॉफिट है, उससे इनका पूरा एनपीए खत्म हो सकता है और ये बिल्कुल जीरो नेट एनपीए कंपनी बन सकती है। तो ये कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं है। इस तरीके से हमें पता लगाना है कि ये कितना बड़ा रिस्क है और कितना बड़ा रिस्क नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर एक और कंपनी की बात करने लगे, सपोज हम स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करते हैं, अभी सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स पर जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि जो ग्रोस एनपीए है दैट इज 2.84% और जो नेट एनपीए है दैट इज 0.47%। एक क्वार्टर का प्रॉफिट कितना है इनका? 70 करोड़ रुपीस का है। अब इसके नीचे जो पीडीएफ है उसके ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में हम नीचे जाते हैं और P&L स्टेटमेंट में हम यहाँ पर पहुंचते हैं। इसको थोड़ा सा लार्ज करते हैं, चीजें नजर आएंगी ठीक से। और यहाँ पर अगर हम देखें तो नेट एनपीए की जो फिगर है, अगर आप यहाँ देखो जो नेट एनपीए की फिगर है, ये यहाँ पर लैक्स में है। ध्यान रखना इस बात का, ये करोड़ में नहीं है। दीज फिगर्स आर इन लैक्स। अब लैक्स में है तो जो नेट एनपीए है वो 38.91 करोड़ का है, यानी कि 38 करोड़ का इनका नेट एनपीए बचा है आज की डेट में। और एक क्वार्टर का नेट प्रॉफिट कितना है? 70 करोड़, यानी कि 45 डेज का इनका जो प्रॉफिट है उससे नेट जीरो डेट कंपनी बन जाएगी। तो ये एक अच्छी सिचुएशन है कि कोई बहुत बड़ा एनपीए इनके पास अब नहीं बचा है। लेकिन अगर इससे पहले की बात करने लगे, जब इनका नेट एनपीए ज्यादा था, अभी अगर हम जून 2022 की बात करने लगे या फिर मार्च 22 की बात करने लगे, जब इनका नेट एनपीए 5.97% था, इनका नुकसान भी यहाँ पर 48 करोड़ था। यहाँ पर अगर इसको क्लिक करके देखें तो यहाँ शायद ये फिगर बड़ी सी नजर आएगी। और वो कितनी बड़ी फिगर है एक बार उसको भी देखते हैं। हम डिटेल में जाते हैं और नीचे P&L स्टेटमेंट में जाते हैं। P&L स्टेटमेंट में जाने के बाद में जो इनकी फिगर है यहाँ पर नेट एनपीए की, दैट इज ये एक अच्छी बड़ी सी फिगर है, ये है 283 करोड़। अब 283 करोड़ के कंपैरिजन में जो आज की फिगर है दैट इज 38 करोड़। तो यहां से साफ साफ पता चल जाता है कि किस तरीके से यहां पर जो एनपीए की फिगर है वो इंप्रूव हुई है। अभी तो ना के बराबर है। एक बार कोई 284 करोड़ थी, 284 करोड़ की फिगर जितनी पूरी बैंक की रेवेन्यू थी, उतना ही यहाँ पर नेट एनपीए बचा हुआ था। और मार्च 22 का अगर पूरे साल का नेट प्रॉफिट देखने लगे तो ये नेगेटिव था। उससे पहले पूरे साल का जो मैक्सिमम प्रॉफिट आया था वो 111 करोड़ रुपीस आया था, यानी कि 2 इयर्स का से भी ज्यादा का नेट प्रॉफिट यहाँ पर नेट एनपीए बन रहा था। उसके बाद में इन्होंने धीरे धीरे अपनी इनकम को यहाँ पर खत्म किया। 3 साल लगे इनको पूरा ठीक करने में। तो हमें यहाँ से आइडिया लग जाना चाहिए, जैसे 283 करोड़ था, अब 283 करोड़ अगर खत्म होना है, 100 करोड़ का नेट प्रॉफिट यहां से खत्म कर दिया, यानी कि 183 करोड़ बचा। उसके बाद में यहां पर 100 करोड़ का नेट प्रॉफिट भी खत्म किया, 93 करोड़ माइनस में भी आया, यानी कि ये भी अब यहाँ पे 2 साल में इन्होंने नुकसान भी दिखाया, सारा प्रॉफिट भी खत्म किया। तो जो नेट एनपीए 283 करोड़ था उसको पूरा खत्म कर दिया गया होगा लगभग। उसके बाद में थोड़ा सा एनपीए रहा होगा, उसको यहाँ पर ठीक किया और अभी वापस से चीजें ठीक होनी शुरू हो गई। तो हमें इस तरीके से इन सब चीजों को देखकर समझकर चलना है कि किस तरीके से नेट एनपीए कितना और बचा है, कैसे ये ठीक हो जाएगा पूरा का पूरा। अभी जैसे हम बात करने लगे तो यहाँ पर देखें तो ये बुक वैल्यू से बहुत ज्यादा ट्रेड नहीं कर रहा है, तो और ये 8 के पीई पर है। अब जो कंपनी की ग्रोथ है, अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उससे पहले हमने नेट एनपीए को और ग्रोस एनपीए को अच्छे से समझ लिया। हम यहाँ पर अगर कंपनी की ग्रोथ की बात करने लगे कि कैसे आइडिया लगे कि कितना और स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा और अभी कहां पर चल रहा है। ये एक बहुत ही डिफरेंट सी सिचुएशन है। हमें स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा फॉरवर्ड लुकिंग होकर चलने की जरूरत है, ना कि बैकवर्ड लुकिंग। बैकवर्ड से हम सीखना है और फॉरवर्ड में हमें अपनी अप्रोच को बनाना है। तो ये कैसे है? देखो, बैंकिंग बिजनेस इज ए वेरी सिंपल बिजनेस, वन ऑफ द सिंपलेस्ट बिजनेस इन द वर्ल्ड। कि 4% पर उधार पर पैसा लिया, 6% पर उधार पर पैसा दिया, और इसमें भी आपने अपनी प्रोसेसिंग फीस के रूप में उनसे बैंक जो कस्टमर्स हैं उनसे चार्जेस ले लिए।
बड़ा सिंपल नीट एंड क्लीन बिजनेस है। मैक्सिमम में यहाँ पर क्या रिस्क है? मैक्सिमम रिस्क है कि आपने जो पैसा उधार दिया वो मारा जाएगा, वो एनपीए बन जाएगा, यानी कि वो पैसा वापस नहीं आएगा। अब अगर किसी बैंक का कोई लोन वापस से आना बंद हो जाए तो वहां की मैनेजमेंट सबसे पहले क्या कहेगी? सबसे पहले ये कहेगी कि जिस बेसिस पर आपने लोन देना शुरू किया था उस बेसिस को आप पहले ठीक करो यहाँ पर, क्योंकि ये प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर आप ऐसे ही पैसा देते रहोगे तो प्रॉफिट तो चला ही जाएगा, जो बैंक की कैपिटल है वो भी यहां से खत्म हो जाएगी। तो जैसे ही किसी भी बैंक का एनपीए एक लिमिट से ज्यादा चलना शुरू होता है और वो बैंक माइनस में जाता है एनपीए की वजह से, उसके बाद से वहां सिचुएशन ठीक होनी शुरू हो जाती है इमीडिएटली, चाहे वो कोई सा भी बैंक हो। मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूं इस चीज में। जैसे आईसीआईसीआई बैंक की हम बात करते हैं, जो बैंक यहां पर अच्छे खासे एनपीए में रहे, मैं उनका एग्जाम्पल लेकर चलता हूं। पी&एल स्टेटमेंट में जाते हैं और यहां पर एनपीए की सिचुएशन देखो कि रेवेन्यू तो बढ़ गई, और रेवेन्यू बढ़ने के साथ में 10,000 करोड़ से कम होता होता नेट प्रॉफिट 5,689 करोड़ हो गया। अब ये इसका डाउन साइड है मैक्सिमम, क्योंकि इतनी बेकार सिचुएशन होना अच्छी बात नहीं है। यहां से उसके बाद रिजल्ट क्या हुआ? इसके बाद वापस से बढ़ना शुरू हुआ और अभी हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट पर चला गया। 2019 में क्या सिचुएशन रही होगी स्टॉक प्राइस की? स्टॉक प्राइस ने यहां पर पैथेटिक परफॉर्म किया होगा आईसीआईसीआई बैंक की, अगर हम बात करने लगे। एक बार देखते हैं 2019 में जब यहाँ पर सिचुएशन थी और हम पीछे जाते हैं, तो आप ये देखो, मैं वीकली चार्ट एक बार ओपन करके दिखाता हूं जिससे चीजें थोड़ी सी और बेटर समझ में आए कि 2019 में स्टॉक वाज ट्रेडिंग ऑलमोस्ट एट द सेम प्राइस जहां पर 2007 में था, 2008 में था। आप यहां पर देखो 2019 में सेम प्राइस पर है 2018 के आसपास में। क्यों? क्योंकि लगातार एनपीए के बढ़ने की वजह से बैंक ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। उसके बाद में क्या रिजल्ट आए? उसके बाद में रिजल्ट बहुत अच्छे आए, क्योंकि चीजें ठीक होनी शुरू हो गई। सेम हम यहां पर अगर देखें एक्सिस बैंक की हम बात करते हैं। एक्सिस बैंक के केस में क्या हुआ होगा? पी&एल स्टेटमेंट में गए, यहां पर मार्च 2018 में जो उससे पहले नेट प्रॉफिट 7,450 करोड़ का होता था, वो एनपीए की वजह से कम होता होता बिल्कुल ही डाउन हो गया। क्यों? उससे अगर हम रेवेन्यू में देखें तो रेवेन्यू तो लगातार बढ़ रही है। तो ये टेम्परेरी फेज है, आप समझ कर चलना। जैसे ही जीरो या माइनस के आसपास पहुंचेगी ना चीजें, उसके बाद में उसके अच्छे दिन आने शुरू हो जाएंगे। बैंकिंग का सिंपल सा रूल है, ये डार्केस्ट नाइट है, आप ये समझ कर चलो। अमावस्या की रात है, उसके बाद में रात भी थोड़ी सी चांदना शुरू हो जाएगी और दिन तो निकलेगा ही। बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं बता रहा हूं आपको। मार्च 2018 में अगर हम देखें एक्सिस बैंक का क्या सीन रहा होगा। एक्सिस बैंक में हम मार्च 18 के आसपास गए तो यहाँ पर मार्च 18 ये यहाँ पर सिचुएशन रही, और आपको मैं दिखाता हूँ डेली चार्ट करके कि किस तरीके से सिचुएशन यहाँ पर बेकार रही 2018 में। यानी कि पीछे से सेम ही प्राइसेस में एक्सिस बैंक के शेयर्स रहे और लंबे टाइम तक। कब से? यहाँ पर 14 से लेकर और उसके बाद में 18-19, यानी कि सेम ही प्राइस पर 4 इयर्स तक ये स्टॉक प्राइस घूम रहे थे। उसके बाद में सिचुएशन ठीक हुई तो 500 से निकलकर अब ये स्टॉक प्राइस 1300 के आसपास है। एक और मैं आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक का एग्जांपल देता हूं, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसको लेकर भी वीडियो बनाई थी अच्छी खासी, और काफी लोगों को मजाक भी लगा था। यहां पर भी सेम सिचुएशन थी कि जो लगातार रेवेन्यू बढ़ रही थी, रेवेन्यू का बढ़ना अच्छा था, नेट प्रॉफिट बढ़ रहे थे, लेकिन उसके बाद में जो अपना कोविड आया, कोविड के दौरान यहाँ पर नेट प्रॉफिट खत्म हो गया और ये स्टॉक प्राइस माइनस में हो गया। जब अगर कोई बैंकिंग स्टॉक, आप समझ के चलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी माइनस तक की सिचुएशन में आ जाए तो मैक्सिमम 2 इयर्स माइनस में जा सकते हैं। उसके बाद में वही बैंक आपको दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करता हुआ नजर आएगा। अगर यहाँ पर हम देखें कि मार्च 2022 में क्या सिचुएशन थी, उसमें अगर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की हम बात करने लगे कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की मार्च 2022 में क्या सिचुएशन थी, तो आप ये देखो ये 16 रुपीज के आसपास चल रहा था। अगर हम डेली चार्ट पर देखें तो आपको और डिटेल में नजर आएगा। मैं यहाँ से ड्रॉइंग सारी हटा देता हूँ आपको क्लैरिटी के साथ दिखाने में। तो जो बैंक 61 के आसपास पर था लिस्टिंग के टाइम पर, दैट केम डाउन टू 14-13 रुपीज। ये 22 की बात है, मार्च 22 की। और उसके बाद में यही बैंक 15 से निकलकर वापस से 60 आया। क्यों आया? क्योंकि इतना माइनस देखने के बाद में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, जो सीईओज हैं, जो जितने भी निकम्मे बेकार घटिया लोग हैं, उन सबकी यहाँ पर अच्छे से धुलाई की जाती है। मैं मीन्स एक मालिकाना हक के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि अगर ऐसे ही काम करना था तो ये तो उधारी हम भी दे देते। आप आईआईएम पास आउट्स को लाने की, यहाँ पर टॉपर बैठाने की जरूरत नहीं थी। चीजें ठीक होनी शुरू होती हैं और वापस से चीजें ऊपर जाती है। सेम ही अगर हम यहाँ पर एक और एग्जांपल लें, आपको अभी कुछ अपॉर्चुनिटी भी मैं दिखाऊंगा, बोर्ड नहीं होना। एक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, और यहाँ पर पी&एल में जाएं तो सिचुएशन क्या थी यहाँ पर एक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की कि 32 करोड़ के आसपास का यहाँ पर ये नेट प्रॉफिट पहुंचा था, जो बिल्कुल गायब हो गया था। उसके बाद में सिचुएशन ठीक होनी शुरू हुई थी। सेम ही अगर हम यहाँ पर एक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के बदले एक्चुअल में उस टाइम पर
एक्विटास होल्डिंग कंपनी वाज द पार्ट, और वही लिस्टेड थी, वो दूसरी लिस्टेड नहीं थी। और ये रिजल्ट्स बेकार थे मार्च 2018 में। मार्च 2018 के बाद में अगर हम यहाँ पर एक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करने लगे हैं, तो दोनों में ही 2018 की बात थी। यहाँ पर 2018 में लिस्टेड ही नहीं था, 22 के बाद लिस्टेड था, लेकिन सिचुएशन बेकार थी, नीचे जा रहे थे और नीचे से वापस से सेम अच्छे तरीके से ऊपर गए। अगर हम यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें तो शायद सिचुएशन अच्छी नजर आए। यहाँ पर एक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, हम यहाँ पर वापस से देखते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक क्वार्टरली रिजल्ट्स। तो यहाँ पर जो ये 12 करोड़ 41 करोड़ के आसपास का था, और जो एनपीए यहाँ पर 2.4% के आसपास का था, इससे सिचुएशन बेकार हुई, चीजें वापस से ठीक होनी शुरू हुई। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं क्या है। कोई भी, अब यहाँ पर एक फॉरवर्ड लुकिंग की बात करते हैं कि नेट प्रॉफिट कितना आ सकता है किसी भी बैंक का, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने 2-3 पॉइंट यहाँ पर डिस्कस किए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई भी बैंक अपनी अच्छी कंडीशन में 20% से लेकर 30% तक का नेट प्रॉफिट मार्जिन कमाता है रेवेन्यू के बेस पर। हम किस बेस पर बात कर रहे हैं? सपोज हम यहाँ पर एचडीएफसी बैंक की बात करते हैं। एचडीएफसी बैंक में हम गए, पी&एल स्टेटमेंट में गए, तो यहाँ पर कितना इनका रेवेन्यू है? 3,14,000 करोड़। कितना नेट प्रॉफिट है? 70,000 करोड़। ये आप कितने परसेंट के आसपास है? ये 25% के आसपास है। 25% के आसपास ही है लगभग। और यहाँ पर अगर हम आईसीआईसीआई बैंक की बात करने लगे तो वहां पर भी आपको नजर आएगा कि कितना नेट प्रॉफिट मार्जिन है इनका। तो 16,000 करोड़ पर यहाँ पर 47,000 करोड़, यानी कि ऑलमोस्ट 30% के आसपास पहुंच गया है। अब 25% से 30%, 20% से 30% के आसपास होता है इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन। अभी यहाँ पर अगर हम सिचुएशन देखें, 71,000 करोड़ के कंपैरिजन में कितना नेट प्रॉफिट था? जस्ट 5,600 करोड़। तो ये कितने परसेंट था? ये 8% था। 70,000 करोड़ का 5,600 मींस 8%। और ये कितना होना चाहिए? आइडियल सिचुएशन में इट शुड बी मोर देन 20% इन एनी सिचुएशन। अब मैं ये मानकर चलते हैं, क्योंकि रेवेन्यू तो लगातार ग्रो कर रही है, अगले 2-3 साल में अगर यहाँ पर 15% या 20% के आसपास रेवेन्यू ग्रो करे तो 90,000 करोड़ के आसपास पहुंचेगा। और अगर सिचुएशन ठीक हो जाए तो 20% के हिसाब से 18,000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट आएगा। अब 18,000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट आएगा, उस टाइम पर उसका पी रेशो कितना रहा होगा? मार्च 2019 के केस में, मार्च 2019 में अगर यहाँ पर पी रेशो देखें तो काफी ज्यादा हाई रहा होगा। लेकिन फॉरवर्ड यहाँ पर क्या देखना चाहिए हमें? मार्केट कैपिटलाइजेशन, सिर्फ मार्केट कैपिटलाइजेशन यहाँ पर नहीं है, मार्केट कैपिटलाइजेशन राइट में है। और यहाँ पर 10 ईयर्स का देखते हैं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर हम देखें तो कितनी मार्केट कैपिटलाइजेशन थी? 2019 की हम बात कर रहे हैं, 2019 की बात कर रहे हैं। 2019 में, मार्च 2019 में मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी थी? मार्च 2019 मार्केट कैपिटलाइजेशन वाज 3.8 लाख करोड़, यानी कि समझ रहे हैं, 3.5 लाख करोड़, 3.8 लाख करोड़। और 3.8 लाख करोड़ के कंपैरिजन में कितना प्रॉफिट यहां पर आ सकता था? 80,000 करोड़ का। 80,000 करोड़ के बेस पर यहां पर आ सकता था 90,000 करोड़ के बेस पर। 20% अगर हम लें 40,000 करोड़, तो 3.5 लाख करोड़ पर 40,000 करोड़ का आने वाले टाइम में जो नेट प्रॉफिट एस्टिमेट किया जा सकता है, वो इसके पीई को डाउन करके ले आता है सिर्फ 8 के पीई के आसपास। और क्योंकि 8 का पीई सस्टेनेबल नहीं होता तो वापस से चीजें ऊपर चली जाती है। तो यहां पर हमें इस तरीके से करके देखना है। अब जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूं, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस की बात करते हैं। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की हम बात करते हैं कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में कितने परसेंट के आसपास ये पैसा कमाते हैं, आज की डेट में कितना कमा रहे हैं? तो यहाँ पर 6,000 करोड़ की रेवेन्यू है, 1,200 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। यानी कि अब ये वापस से ठीक करके इन्होंने सिचुएशन कितनी कर ली? 20% पर ये अपने आप को ले आए। अब 20% पर जब ये अपने आप को ले आए तो यहाँ पर ESFB करके, कौन सा है? ESFB, सॉरी दिस वन, ESF स्मॉल फाइनेंस बैंक। हम यहाँ पर P&L स्टेटमेंट में जाकर देखें तो ये कितने परसेंट कमा रहे हैं? ये इस टाइम पर कमा रहे हैं लेस देन 10%। अगर ये 20% पर स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसे बाकी सब काम कर रहे हैं, जैसे हम यहाँ पर एक्विटास की भी बात करने लगे, एक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की भी बात करने लगे, तो कितने परसेंट कमा रहे हैं? अभी इनकी इनकम भी अच्छी खासी बढ़ रही थी, थोड़ा सा कम हुआ है क्योंकि यहां पर अभी इन्होंने प्रोविजन अच्छा खासा बढ़ाया है, तो ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके देगा। अब अगर 5,700 करोड़ के केस में यहाँ पर 1,200 करोड़ के आसपास का एक साल का नेट प्रॉफिट बैठता है और 9,000 करोड़ की यहाँ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन है, तो 9,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन में 1,200 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट, तो ऑलमोस्ट 7.5 के आसपास का ये पी निकल कर आता है। अब यहाँ पर सेम ही ESF स्मॉल फाइनेंस बैंक के केस में भी निकल कर आना चाहिए। और यहाँ अगर हम देखें तो 4,000
करोड़ के केस में 800 करोड़ के आसपास का यहां पर नेट प्रॉफिट निकल कर आना चाहिए। और अगर 800 करोड़ रुपीस का यहां पर नेट प्रॉफिट निकल कर आता है, और अभी कंपनी कितने का ट्रेड कर रही है? कंपनी ट्रेड कर रही है यहां पर सिर्फ और सिर्फ 2500 करोड़ का। तो अगर फॉरवर्ड लुकिंग की बात करने लगे तो ये सिर्फ और सिर्फ 3 के पीई पर है, और 10 के पीई पर किसी भी स्टॉक का जाना यहां पर आम बात है। अब यहां पर जो अगर इसको हम 3-4 ईयर्स का एक एग्जांपल लेकर चलेंगे, 3-4 ईयर्स में ये स्टॉक कहां जा सकता है, तो जिस तरीके से कंपनी ने यहां पर ग्रोथ की, अब 3 साल में ये रेवेन्यू डबल कर लेते हैं। वैसे तो एवरी 2 ईयर्स ये रेवेन्यू डबल नहीं, हाँ 2 ईयर्स में डबल करना यहाँ पर गलत है, 3 ईयर्स में डबल कर लेते हैं। 1 2 3 डबल हो गया है। उसके बाद में 1400 करोड़ से 2800 करोड़, यानी कि ये भी डबल हो गया है। 1600 करोड़ से 3800 करोड़, यानी कि ये भी डबल हो गया है। और 1900 करोड़ से टीटीएम अभी भी ये डबल है। तो 3 साल में अगर रेवेन्यू डबल कर लेते हैं तो 8000 करोड़ का रेवेन्यू कितना हो जाएगा 3 साल में? सॉरी 4000 करोड़ का 8000 करोड़, 8000 करोड़ के ऊपर 20% का नेट प्रॉफिट कितना आएगा? 1600 करोड़। ये 20% से ज्यादा भी चला जाता है। 1600 करोड़। अब 1600 करोड़ का यहाँ पर एक साल का आफ्टर 3 इयर्स नेट प्रॉफिट बैठता है। और अभी पूरी मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है? ईसेफ की हम बात कर रहे हैं, और ईसेफ स्मॉल फाइनेंस बैंक टोटल है अभी 2500। 1600 करोड़ रुपीस का आफ्टर 3 इयर्स मैं ये मेरी समझ है। और हम पास्ट को देखकर ही समझदारी दिखाते हैं, पास्ट को देखकर यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, पास्ट को देखकर ही बिजनेस को समझते हैं। वही एक्सपीरियंस होता है, वही समझ होती है, उसी विजडम कहते हैं, उसे हिस्ट्री से लर्न करना कहते हैं। 1600 करोड़ के कंपैरिजन में अभी की यहाँ पर जो पूरी की पूरी मार्केट कैपिटलाइजेशन 2500 करोड़ है। अगर ये 10 के पी पर जाती है तो 16,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन बैठता है अभी 2500 के कंपैरिजन में। इट बिकम्स कितने गुना बैठता है ये? लगभग ये बैठता है करीब 6 टाइम्स, 6.5 टाइम्स। तो इस तरीके से हमें फॉरवर्ड लुकिंग होकर देखना चाहिए। किसी भी बैंक को आप देखोगे ना, आपको सेम ही सिचुएशन नजर आएंगी, इसी तरीके से चीजें चलती हुई नजर आएंगी। अब जैसे मैं यहाँ पर एक और आपको एग्जांपल देता हूँ, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की हम बात करते हैं, जिसका नाम अभी सम्मान कैपिटल हो गया। सम्मान कैपिटल में हम जाते हैं, हम यहाँ पर P&L स्टेटमेंट में आते हैं। P&L स्टेटमेंट में अगर हम जाकर देखें तो क्योंकि एनबीएफसी कंपनीज भी उतना ही कमाती थी 20% 25% के आसपास। तो जब 17,000 करोड़ की मार्केट कैप थी, सॉरी रेवेन्यू थी, उस टाइम पर ये अगेन उतना ही अच्छा कमाते थे। 4,000 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट था, जो 25% के आसपास ही था। अब 25% का नेट प्रॉफिट होना और 4,000 करोड़ रुपीस का इनका नेट प्रॉफिट का रहना, ये वापस से रेवेन्यू यहां पर कम होती गई। रेवेन्यू इसलिए कम हुई क्योंकि इन्होंने बिजनेस को डाउन साइड पर लाना शुरू कर दिया। जो इनका बोरोइंग था वो बोरोइंग कम करते चले गए, पैसा वापस से रीपे करते चले गए। और अभी की सिचुएशन ये है, इवन दो दिस इज एनबीएफसी, अपना पैसा 20,000 करोड़ है एंड बोरोड मनी इज 48,000 करोड़। क्या वापस से ये सेम बोरोइंग पर अपने बिजनेस को स्केल करना नहीं शुरू कर सकते? स्केल करना शुरू कर सकते हैं। और अगर आप सम्मान कैपिटल की होर्डिंग्स देखो तो आपको हर जगह सम्मान कैपिटल की होर्डिंग्स नजर आएंगी, यानी कि अब शायद ये बिजनेस को आगे बढ़ाने में अच्छे से एडवर्टीजमेंट होर्डिंग्स, अगर हम बात करने लगे एडवर्टीजमेंट होर्डिंग्स की अगर बात करने लगे, जो पूरे शहरों में इन्होंने जगह जगह लगाई हुई है। और इमेज की हम बात करते हैं तो यहाँ आपको नजर आएगा, जैसे सम्मान से जियो, और यहाँ पर पिरामल नहीं, इंडिया बुल्स, सम्मान कैपिटल उतना नहीं आया। एनीवेज यहाँ पर सम्मान की स्पेलिंग भी मैंने गलत ली, और यहाँ पर सम्मान कैपिटल, यस, ये होर्डिंग्स आपको नजर आ सकती हैं। बहुत सारी हैं, आपको रोड्स पर ज्यादा नजर आएंगी, यहाँ पर अभी शायद इतनी अपडेट नहीं हुई हैं। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की जो होर्डिंग्स हैं लगातार जगह जगह नजर आ रही है। मैंने ट्वीट भी किया था इस चीज को लेकर, अगर ट्विटर पर आप फॉलो नहीं करते हो तो ट्विटर पर फॉलो कर लेना चाहिए, क्योंकि कुछ भी चीज को अपडेट करना बड़ा ईजी होता है। अब अगर ये वापस से हम मेन पॉइंट पर जाते हैं, सेम रेवेन्यू अगर ये ले आते हैं, अब मैं कहता हूं ज्यादा नहीं, अगर ये सेम ही रेवेन्यू ले आते हैं और सेम ही चीज यहां पर आ जाती है, यानी कि जो पहले 4,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट आता था, अगर वही नेट प्रॉफिट वापस से आता है, अगले 3 साल भी अगर लगाते हैं, 3 इयर्स भी अगर लगते हैं चीजों को ठीक होने में, वैसे तो नेट प्रॉफिट बढ़ना शुरू हो गया है। अगर 3 इयर्स भी लगते हैं तो अभी 8,000 करोड़ की मार्केट कैप है, और अगर 3 साल बाद भी 4,000 करोड़ का वापस से नेट प्रॉफिट आता है तो आफ्टर 3 इयर्स में 2 के पी पर चलती है कंपनी। अगर 4,000 करोड़ को हम यहाँ पर ये देखने लगे कि 10 के पी पर ये तब चल रही होगी, क्योंकि हाईएस्ट एवर वापस से नेट प्रॉफिट आ चुके होंगे, मैनेजमेंट पूरी चेंज हो चुकी है, बिजनेस ग्रो कर रहा है। तो यहाँ पर 40,000 करोड़ का मार्केट कैप बैठता है। 4,000 करोड़ के नेट प्रॉफिट पर 10 का पी लिया जाए तो 40,000 करोड़ की मार्केट कैप बैठती है। अभी मार्केट कैप कितनी है? 8,000 करोड़, यानी कि 5 टाइम्स होने का यहाँ पर इसका पूरा पोटेंशियल है।
तो यहाँ पर एनपीए को कैसे देखना है, पूरी अमाउंट कितनी देखनी है, जब एनपीए की वजह से नेट प्रॉफिट लॉस में जाने लगे हैं और स्टॉक प्राइस जब बिल्कुल जमीन पर पड़े हो तो वहां से ऊपर कैसे नजर आते हैं, फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच कैसे लगानी है, पास्ट कैसे रिपीट होता है। बिजनेस बड़ा सिंपल है और इंडिया की पर कैपिटा इनकम अभी सिर्फ $2600 है, अमेरिका की $70,000 है। ये एग्जाम्पल मैं बार बार देता हूँ, तो इसको यूज करना सीखने की जरूरत है। आप सब इसको यूज करना सीखो कि कितनी सिंप्लिसिटी के साथ हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि कैसे यहाँ पर ग्रोथ आएगी। अब जब ये ग्रोथ लगातार चलेगी, कोई भी बिजनेस आया इंडिया में चलेगा तो बैंकिंग के थ्रू ही काम किया जाएगा। अकाउंट तो बैंक्स में ही खुलेंगे। अब जितना भी एप्पल इंडिया में बिजनेस कर रहा है, जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग है, जितनी भी असेंबली है, जितना भी एक्सपोर्ट है, अब भले ही वो लिस्टेड कंपनी नहीं है इंडिया में, लेकिन ना वो सारा पैसा तो रूट बैंकिंग से ही होगा। बैंकिंग चार्ज तो करेगा, बिजनेस तो बढ़ेगा बैंकिंग का, वो तो पैसा कमाएंगे। तो बैंकिंग के साथ अच्छी बात यही है, कोई कमाए या नहीं कमाए, हम कमाने वाले हैं। बड़ा सिंपल सा बिजनेस है। अब जैसे ईएसएफ की हम बात करने लगे, उसमें मैं यहाँ पर आपको एक चार्ट भी दिखाता हूँ। ईएसएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो अभी ये बिल्कुल जमीन पर पड़ा हुआ है। ये बिल्कुल सेम इसी तरह की सिचुएशन है जैसे उज्जीवन की थी, जैसे एक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की थी। कहां तक पहुंचा था ये बैंक? 82 तक। अभी कितना है? 49 पर। अब जब वापस से सिचुएशन ठीक होने लगे तो करंट से लेकर और टॉप तक जाने में ये कितने परसेंट के आसपास का पोटेंशियल गेन है? 65%। मैं कहता हूं 2 इयर्स भी लगे तो भी एक सिंगल शॉट में 65% इज अ बिग मनी। वैसे तो 2 साल लगने नहीं चाहिए, ये एक्सपीरियंस है अगेन से। तो आप खुद ही समझ कर देखो। यहाँ पर मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया, डिटेल में एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से बैंकिंग कंपनीज में जब बुरा वक्त नजर आ रहा हो, उसके पीछे, यानी कि जब रात के अंधेरी रात के बरसात वाली बिजली कड़कड़ाते हुए आवाज कर रही है, बारिश हो रही है, तूफान है और रात का 1 बजा है, बिल्कुल अंधेरा है, उस टाइम की सिचुएशन में जब ये कंफर्मेशन हो, दिन तो निकलना ही है, पगले बारिश तो रुकनी ही है, तूफान तो रुकना ही है, जो सड़कों पर पानी भरा हुआ है तो निकलना ही है। उसके बाद में क्या? उसके बाद में वापस से वही चकाचौंध और अच्छी पार्टी का मौसम। उसी चीज के लिए हमें उस टाइम पर बाय करना चाहिए जब सब कुछ बेकार नजर आ रहा हो, लेकिन परमानेंट बेकार नहीं हो। मैंने आपको समझाया किस तरीके से इस चीज को समझते हैं और कैसे इसको यूज किया जा सकता है। मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। आप अपने दोस्तों के साथ में सेम चीजें शेयर करो। अकेले अमीर बनने में कुछ नहीं रखा, मैं भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपको भी अमीर बनते देखना चाहता हूँ, जिससे हमारा हिंदुस्तान यहाँ पर तरक्की करके जो $2600 पर कैपिटा इनकम है, ये जल्दी से 10,000 पहुंच सके, फिर 20,000, फिर 40,000, फिर 80,000। आई विश हम सब वो समय जल्दी अपने सामने देखें और तरक्की करते देखें। यहाँ पर कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत।